हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की आखिरी कॉमिक्स वीर गति का दूसरा भाग। मौत की पहल तेरी आस्तीन से ही होगी। खचाक आ खचाक। और खत्म तेरे खून से ये रेगिस्तान सींचने के बाद होगी। तुम्हारा वादा पूरा हुआ बादशाह। जिंग की मौत का बदला तुम्हारी शमशीर ने ले लिया है। अब अल्लाह और अपने यार को चेहरा दिखा सकूंगा मैं। इस शमशीर को अपने साथ रखना नागराज। मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने दो और बहुमूल्य साथी खो दिया हमने। जंग सिर्फ खोने का नाम है दोस्तों। माओ के घर का चिराग, सुहागनों का सुहाग, देश के सपूत और इंसान की इंसानियत सब कुछ खो जाता है जंग के कणभेदी धमाकों और खून से सराबोर लाशों में। मुझे एतवार था नागराज की तुम एक बार फिर अमीरात की सरजमी को यबाक के आतंकी पंजों से छुड़ाने जरूर आओगे। रुएबा खातून पैलेस, दुबई। अमीरात के हर राज्य से यबाक फौज और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा कर दिया गया है रुएबा। अब अपने देश की हिफाजत का जिम्मा तुम सभी रहनुमा मिलकर संभालो। अभी दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुक्त कराने का महायुद्ध बहुत लंबा है। रियाद, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। हर देश की अभी यही कहानी है। सऊदी अरेबिया के सत्ता विरोधी पूर्व तानाशाह की गद्दार फौजें हों, मॉस्को, कैपिटल ऑफ रशिया, या फिर रूस के रेड गुरेला और ब्लैक विडो जैसे आतंकी संगठन, सबका मकसद सिर्फ एक है। पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस। हर देश पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम लहराकर निम्रोद का वर्चस्व स्थापित करना। रोम, कैपिटल ऑफ इटली। कायरो, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। उद्देश्य सिर्फ एक है, लोगों का स्वैच्छिक धर्म के पालन करने के मौलिक अधिकार का दमन कर उन्हें एक ही परम पिता को मानने पर विवश करना। लेकिन आतंकवाद का कोई पिता नहीं होता, कोई रहनुमा नहीं होता। हमने हर देश की आतंकवादी ताकतों का सफाया कर दिया नागराज। हर स्थान से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम ही नहीं, सदियों से नासूर बने आतंकवादी संगठनों का भी उन्मूलन हो चुका है। निम्रोद ने सदियों तक इन आतंकी संगठनों को खौफ और निशंसता के जहर से सींचा है। अमर बेल की लताएं कितनी भी काट लो, जब तक उसका जड़ से उन्मूलन नहीं होता, जहरीली अमर बेल पुनः पनप जाती है। जब तक हम निम्रोद को खत्म नहीं करते, आतंकवाद खत्म नहीं होगा। समायरा, टैगोर, कोड़ा, क्या हुआ तुम तीनों को? अभी इनका अचेत रहना ही उचित है नागराज। सही कहा तुमने नागराज। निम्रोद जब तक खत्म नहीं होगा, विश्व से आतंकवाद की जड़ खत्म नहीं होगी। बाबा गोरखनाथ, गुरु के चरणों में कृतज्ञ शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। विजयी भव वत्स। कई वर्ष पूर्व जब मैंने राह भटके एक किशोर को सत्य और मानवता की राह दिखाई थी, मैं तभी जानता था कि आने वाले समय में यह किशोर योद्धा आतंकवाद का नाश कर मानव जाति का अग्रणी बनेगा। हमें गर्व है तुम पर, और तुम जो करने जा रहे हो उसके लिए सारी मानव जाति तुम पर गर्व करेगी। आपके मार्गदर्शन बिना यह संभव नहीं होता बाबा। मेरे हर युद्ध में आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। जर्मनी में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी जंग में मेरे सामने एक पड़ाव ऐसा आया जिसने मुझे अपने अस्तित्व और मानव जाति के भविष्य को लेकर वाकई असमंजस में डाल दिया। मेरे अस्तित्व के उद्देश्य को उजागर करने के लिए आपने मेरे मस्तिष्क में नागांतर के विचार संप्रेषित किए। शुरुआत में तो मैं समझ ही नहीं सका, परंतु म्यूजियम आइलैंड की घटना के बाद सारी तस्वीर मेरे सम्मुख शीशे की तरह साफ हो गई। युगों युगों से अलग अलग नागवीर नाग जाति पर लगा कलंक धोने और मानव की रक्षा करने हेतु अपना बलिदान देते आए। नागंधर भी उन्हीं नागवीरों में से एक था जो अपने लक्ष्य के सबसे निकट पहुंचा, परंतु अफसोस वह भी उस लक्ष्य को पा ना सका। लेकिन जिस कार्य को अब तक कोई नागवीर पूर्ण नहीं कर सका, उसे तुम पूरा करने जा रहे हो नागराज। उससे पूर्व तुम्हें एक कार्य करना होगा। आदेश करें बाबा। तुम्हारा गुरु होने के नाते मेरा अधिकार बनता है कि तुमसे गुरु दक्षिणा की मांग करूं। नागराज का तो यह जीवन भी आपकी देन है बाबा, आप आदेश कीजिए। तुम्हारा जीवन तो मानवता की अमानत है, मैं भला इसे कैसे मांग सकता हूँ? मुझे कुछ और चाहिए, अत्यंत बहुमूल्य। कुछ देर पश्चात, जाओ नागराज, अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। विजयी भव। क्या हुआ नागराज? हमें अपने अंतिम गंतव्य की ओर कूच करना होगा साथियों। बेबीलोन, इराक, जहां से आतंकवाद की अमर बेल का बीजारोपण हुआ था। बेबल की मीनार की धरती, बेबल। एल्सवेयर, पूरे विश्व से नागराज ने अकेले ही आतंकवादी फौजों का सफाया कर दिया। सदियों की मेहनत और तपस्या से सींची हुई आतंकी फसल को अपनी आंखों के सामने ही खाक क्यों होने दी आपने? अभूतपूर्व सिद्धि के लिए बड़ी आहुतियां देनी पड़ती हैं। विनाशी सृजन का प्रथम चरण होता है मॉर्बियस। नागराज का विधि के विधान को पूर्ण करना आवश्यक था। आवश्यक था कि नागराज संपूर्ण विश्व की रक्षा करे, तभी वह आहुति योग्य सिद्ध होता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सूदसेयर। मैं भी तुम्हारी तरह ही अचंभित था जब नागराज परगेमन म्यूजियम के इश्तहार द्वार से
ऑर्डर स्कॉल लेकर सुरक्षित नीचे आया। तुमने आखिर ये साबित कर दिया कि मैंने ऑर्डर स्कॉल तलाशने के लिए तुम्हारा चयन करके कोई गलती नहीं की। गलती तो तुमसे हो गई है लेटफेंदे। ये क्या कह रहे हो तुम नागराज? मैं तो तुम्हें विश्व शांति का मार्ग दिखा रहा हूं। मार्गदर्शन बनकर गुमराह करने का फॉर्मूला पुराना हो गया लेटफेंदे। लेटफेंदे, अब तो गुमराह करने वाले को गुमराह करने का फॉर्मूला चलता है। तुम जो खेल मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, वास्तविकता में वही खेल मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। यानी तुझे पता था कि मैं अपनी कार्यस्थिति के लिए तेरा प्रयोग कर रहा हूं, परंतु कैसे? मैं तेरे ये विचार कैसे नहीं पढ़ पाया? मैं तेरा एक एक विचार, तेरी हर सोच पढ़ रहा था। फिर मुझे तेरी चाल का पता कैसे नहीं लगा? तुम वही पढ़ रहे थे जो मैं चाहता था कि तुम पढ़ो। मैं जानबूझकर ऐसी बातें सोचता रहा जिससे तुम्हें लगे कि तुम्हें ऑर्डर ऑफ बेबल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर मैं असमंजस में हूं, क्योंकि तुम यही चाहते थे। जर्मनी में ऑर्डर ऑफ बेबल से मेरी पहली मुठभेड़ के बाद जब तुमने मुझे विश्व युद्ध की विभीषिकाओं का दृश्य दिखाया, तब वहां मौजूद एडा को ना तो वह दृश्य नजर आया और ना ही तुम। मतलब साफ था कि तुम मेरे दिमाग में वह विचार संप्रेषित कर मुझे वह दृश्य दिखा रहे थे। GIW के हेडक्वार्टर से निकलकर मैं सीधा अपने होटल पहुंचा, जहां मैंने योग सम्मोहन विधि द्वारा अपने सुप्त मस्तिष्क को जागृत किया। चूंकि मेरा जागृत हुआ सुप्त मस्तिष्क मेरी सम्मोहन शक्ति के सुरक्षा कवच से घिरा हुआ था, इसलिए ना तुम उसमें आए मेरे कोई विचार पढ़ सकते थे और ना ही उसमें अपने विचार संप्रेषित कर सकते थे। अब मेरा दिमाग दो हिस्सों में कार्य कर रहा था। मेरा चेतन मस्तिष्क, जिसके विचार तुम पढ़ सकते थे, और मेरा जागृत सुप्त मस्तिष्क, जिसके विचारों और कार्यप्रणाली का तुम्हें कोई आभास नहीं था। कैजर वेलहेल्म मेमोरियल में रिपर से हुई मुठभेड़ में एक बात मुझे परेशान कर रही थी। रिपर जैसा लड़ाका युद्ध के दौरान अपनी जेब में मोबाइल फोन लेकर क्यों आएगा? रिपर का मुझसे लड़ने आना और मेरे हाथ रिपर का फोन लगना एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा था। ऑर्डर ऑफ बेबल के धर्मगुरु पेड्रो की योजना का हिस्सा। पर तुझे तो उसमें मोबाइल में कोई भी सुराग नहीं मिला था। वह तो सिर्फ तुझे बेवकूफ बनाने के लिए था। गार्डियन व अन्य ऑर्डर के संरक्षक नागराज को जर्मनी से निष्कासित करने के पक्ष में है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वह आने वाली विभीषिका को रोक सकेंगे, परंतु वे गलत है। जो नियति है वह तो घटित होकर ही रहेगी। हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है धर्मगुरु। वह कमीना सूदसेर लेटफेंदे बनकर नागराज के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए। नागराज को अप्रत्यक्ष रूप में आगाह करना होगा। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। रिपर के फोन में एक वीडियो था जिसमें ऑर्डर ऑफ बेबल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में सारी सच्चाई बताई गई थी। साथ ही उसने मुझे उस रेस्तरां में पहुंचने के निर्देश भी दिए जहां ऑर्डर ऑफ बेबल के धर्मगुरु मुझसे मिलने वाले थे। यानी तुम पेड्रो के बारे में पहले से जानते थे। तुम्हारे उसे नापसंद करने और तुम दोनों के बीच की सभी घटनाएं नाटक थी, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। हर बार पेड्रो मुझे मेरे मतलब के क्लू देते गए, जिनके सहारे मैं आगे बढ़ता रहा। बैरोरस से लड़ाई के दौरान दोनों मस्तिष्कों को सक्रिय करने के कारण मेरे दिमाग पर अत्यधिक दबाव पड़ गया और मैं होश खो बैठा। तब पेड्रो ने मेरी और लोला की सहायता की थी। मैं बेहोश था, किंतु मेरा सुप्त मस्तिष्क जागृत था। मैंने अपने सम्मोहन सुरक्षा कवच को निर्देश देकर पेड्रो के मस्तिष्क को अपने सुप्त जागृत मस्तिष्क से जोड़ दिया। अब हम दोनों तुम्हारी जानकारी के बिना भी एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। दुर्भाग्यवश ऑर्डर स्कॉल की सही स्थिति का पता धर्मगुरु पेड्रो को भी नहीं था, इसलिए तुम्हें बेवकूफ बनाने का अभियान जारी रखना हमारी मजबूरी थी। लेकिन हंटर का आगमन कहानी में एक अलग ही मोड़ लेकर आया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हंटर ने खुद ऑर्डर स्कॉल की रचना की थी। हंटर तुम जैसे बहरूपियों द्वारा गुमराह होने वाली शख्सियत नहीं है, यानी वास्तव में कोई लेटफेंदे है जिसकी तुम नकल कर रहे हो। अब सवाल यह उठता है कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है? मेरी वास्तविकता के अनगिनत पहलू है नागराज। आज मैं तुझे अपनी वास्तविक पहलू से रूबरू कराऊंगा। देख नागराज, देख, यह है मेरा असली रूप। परम पिता का क्रोध जिस पर नरकाग्नि बनकर टूटा था, वह निम्रोद हूं मैं। खुद को मारने का हर प्रयास किया मैंने, लेकिन विफल रहा। मेरी सजा परम पिता के नरकाग्नि में जलती हुई अनंत जिंदगी तय की थी, पर मुझे जीवन रूपी इस सजा से मुक्ति चाहिए थी। तरीका सिर्फ एक था, अपनी भूल का प्रायश्चित करना और उसे सुधारना। मेरी गलती की वजह से जो मानव जाति विभाजित हो गई थी, उसे पुनः एकजुट करना था मुझे। लेकिन मानव तो अलग अलग जातियों और धर्मों में बंटकर खुश थे और उन्हें एकजुट होने के लिए तैयार करना आसान न था। एक ही उपाय था, आतंक। इसलिए मैंने जन्म दिया आतंकवाद को। हर जाति, हर कौम से मैंने उन मानवों को छांटा जो हिंसक, शासनिक व दुर्दांत प्रवृत्ति के थे, जिनके दिमाग अपने कब्जे में कर उन्हें मैंने अपने आतंकवाद की जंग का सिपाही बनाया। परम पिता की नरकाग्नि अभिशाप तो थी, पर वरदान भी थी।
उस नरकाग्नि ने मुझे नर्क की तामसिक शक्तियों से जोड़ दिया था। मेरी मानसिक शक्तियां असीमित हो गई थी। मानवों की सिर्फ एक ही कौम ऐसी थी जिसमें विश्व विजय करने की काबिलियत थी, वह थी आर्यन कौम। सिकंदर महान की रगों में बहते आर्यन लहू नहीं उसे विश्व विजय के योग्य बनाया था। वही लहू दौड़ रहा था अडॉल्फ हिटलर की रगों में। हिटलर मेरी सेना के लिए उपयुक्त सेना नायक था। ऑर्डर ऑफ बेबल का खात्मा कर हिटलर की सहायता से मैं दुनिया में एक राष्ट्र स्थापना करने में सफल हो जाता। लेकिन मानवों को बचाने के लिए बीच में एक ऐसी जाति कूद पड़ी जो मानव थी ही नहीं। वे थे इच्छाधारी नाग। मेरी तरह ही प्रथम इच्छाधारी नाग ने भी परम पिता की अवहेलना की थी, जिसका दंड संपूर्ण इच्छाधारी नाग जाति भुगत रही थी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इच्छाधारी नाग मानवों से छुपकर ही मानवों की रक्षा का दायित्व उठा रहे थे, जो मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हिटलर के हाथ कुछ अत्यंत प्राचीन पांडु लेख लगे। उस प्राचीन पांडुलिपियों में इच्छाधारी नागों के अस्तित्व को मिटाने वाली शक्ति का उल्लेख था। वह था ऑर्डर स्क्रॉल। उन पांडुलिपियों के अनुसार इच्छाधारी नाग की घृष्टता से कुपित होकर परमपिता ने नागों के अस्तित्व को ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। इच्छाधारी नागों का जीवन उनके विष से ही था। परमपिता ने ऐसे अमृत विष का सृजन किया जो इच्छाधारी नागों के विष को पानी बनाकर उनका अस्तित्व मिटा दे। परंतु इच्छाधारी नाग की क्षमा याचना से परमपिता पिघल गए। नागों को जीवन दान देने के लिए उन्होंने सृजन किए अमृत को ऑर्डर स्क्रॉल में बंद करके उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। परमपिता ने एडम और ईव के साथ इच्छाधारी नागों को भी सजा भोगने के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया। मेरे सबसे बड़े शत्रु बन चुके इच्छाधारी नागों का समूल उन्मूलन होना मेरे उद्देश्य के लिए परम आवश्यक था, और उनके विनाश के हथियार का मुझे पता चल चुका था। हिटलर मेरे आदेश पर पाप प्रतीकों यानी इच्छाधारी नागों को ढूंढ ढूंढ कर मारने में जुट गया। नाजी सेना और विश्व भर में मेरे फैलाए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आतंकी ऑर्डर स्क्रॉल तलाशने में जुट गए, परंतु इस योजना की भनक ऑर्डर ऑफ बेबल संगठन को लग गई। उन्होंने हंटर की सहायता से ऑर्डर स्क्रॉल ढूंढ निकाला और उसे हमेशा के लिए छुपा दिया। हिटलर की शिकस्त से मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर भी उससे दूर हो गया। अब मुझे सही समय की प्रतीक्षा करनी थी। प्रतीक्षा का यह समय लंबा था। मुझे पहले से कहीं अधिक मजबूत रूप में आतंकवाद को तैयार करना था। विश्व के हर देश, हर धर्म, हर जाति में मैंने आतंकवाद का जहर फैलाया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर गुप्त रूप से दुनिया के सभी आतंकी संगठनों को धन, हथियार और हर सुविधा मुहैया कर तैयार करता रहा। जब प्रोफेसर नागमणि ने विश्व आतंकवाद के लिए हथियार के रूप में तेरी नीलामी कराई थी, तभी से मेरी नजर तुझ पर थी। हिटलर के स्थान पर तुझे देख रहा था मैं, परंतु मेरे सदियों पुराने और चिर शत्रु ने तुझे विश्व आतंकवाद के ही खिलाफ एक अचूक हथियार बना दिया, परंतु जिसे मैं अपना दुर्भाग्य समझ रहा था वह मेरा सौभाग्य निकला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वीर गति के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।